Students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the vasodilators. तो vasodilators ये नाम ही बता रहा होगा कि vasodilator आर द दोज एजेंट दैट डायलेट द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं और ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर देते हैं। वो सब एजेंट क्या है? vasodilators होते हैं। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट द vasodilators. Vasodilators are a group of drugs that dilate the blood vessels and which allow the blood to flow more easily. Vasodilators क्या हैं? क्या वो ब्लड वेसल्स की बात हो रही है, चाहे वो आर्टरी हो या वेन्स हो, दोनों को डायलेट करते हैं और साथ में ब्लड को फ्लो को ईजिली मूविल करते हैं, यानी कि ब्लड के फ्लो को आसानी से बढ़ा देते हैं, यानी कि फ्लो ऑफ ब्लड उन ब्लड वेसल्स में बढ़ जाता है, क्योंकि जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड का फ्लो आसानी से ईजिली प्रूवक हो सकता है। क्लासिफिकेशन की बात करें vasodilator दो टाइप के हैं। एक आपका आर्ट्रियोलर डायलेटर्स हैं जो केवल आर्टरी को डायलेट करते हैं, जिसमें हाइड्रोजिन है, मिनॉक्सिडिल है, डाइजॉक्सी और डाइजॉक्साइड है। और आर्ट्रियोलर और वीनस डायलेटर जो कि वो एजेंट है जो दोनों टाइप को, चाहे वो वेन्स हो चाहे वो आर्टरी हो, दोनों को डायलेट करते हैं, जैसे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड्स। तो हम 1 बाय 1 एक पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे ड्रग आपकी आर्टरी डायलेटर्स की, और दूसरे ड्रग पढ़ेंगे जो वीन को भी और साथ में आर्टरी को डायलेट करते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की। पहले हम बात करते हैं हाइड्रालेजाइन की। हाइड्रालेजाइन की सॉरी। इट इज डायरेक्टली एक्टिंग आर्टरी vasodilator। ये डायरेक्टली ब्लड आर्टरी पे एक्ट होती है और आर्टरी को डायलेट कर देती है। मैकेनिक एक्शन वैसे इसकी क्लियर नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि जो आर्टरी होती है वो 3 तरह डायलेट होती है। बेसिकली 2 मैकेनिज्म, एक पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम का या स्मूथ मसल सेल्स की पोटेशियम का अमाउंट सेल इतना ज़्यादा जाता है तो सेल्स क्या होती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण भी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है। पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे तो हाइपरपोलाइजेशन होगा, हाइपरपोलाइजेशन की वजह से भी स्मूथ मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ना होकर रिलैक्स हो जाती हैं। इसी तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज़ होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या करती है कि जो एक्टिन मायोसिन जो प्रोटीन होती है उसके जो फास्फोराइलेशन होता है उसको इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से जो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। द मैकेनिज्म ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन एक्शंस हाइड्रोजिन इज नॉट क्लियर। इंटरफ्रेंस, ये तो या दो काम करिए, तो कैल्शियम को रिलीज़ को कम करेगी, इंटरफ्रेंस करिए, कैल्शियम को ब्लॉक कर देती है। तो कैल्शियम ब्लॉक होंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता है तो कैल्शियम की एंट्री सेल के अंदर नहीं हो तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। दूसरा कारण क्या है, ओपनिंग ऑफ सर्टेन पोटेशियम चैनल जब ओपन होते हैं तो क्या होता है, हाइपरपोलाइजेशन होगा, तो यानी डीपोलराइजेशन नहीं होगा। हाइपरपोलाइजेशन कंडीशन में क्या होती है कि जो मसल्स होती है वो आपकी रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि मैं बताया डीपोलराइजेशन होगा तो क्या होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। यहाँ पोटेशियम चैनल खुलने की वजह से क्या होता है, हाइपरपोलाइजेशन की वजह से मसल्स क्या होती है, रिलैक्स हो जाएगी। या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेशन क्या होते हैं, वो आपकी मायोसिन जो प्रोटीन होती है उसका फास्फोराइलेशन नहीं हो देते हैं, और फास्फोराइलेशन जब तो मायोसिन प्रोटीन का नहीं होता तो एक्टिन बायोटिन प्रोटीन आपस में बाइंड नहीं होंगी, और जब बाइंड नहीं होंगी या पास नहीं आएंगी तब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। यानी कि एक्टिन मायोसिन प्रोटीन को जो बाइंडिंग होती है या उनकी आपस में अट्रैक्ट होती हैं, उनको अट्रैक्ट होने को इनहिबिट कर देते हैं कि डीफॉस्फोराइलेशन की वजह से, नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से भी क्या होता है, इसमें रिलैक्सेशन हो जाता है। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी प्रोसेस हो सकती है, अभी क्लियर नहीं है कि हाइड्रोजिन कैसे काम करते हैं। फार्माकोलॉजी एक्शन की बात करते हैं। इट प्रोड्यूस डायरेक्टली आर्ट्रियल vasodilator एक्शन, वेसल्स आर्टरी को डायरेक्टली ये डायलेट कर देते हैं। इट प्रोड्यूस टीपीआर मतलब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंट। मैंने जो बताया था, अगर ब्लड आपका आर्टरी या ब्लड वेसल से फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो होने में जो उसके लिए रेजिस्टेंट मिल रहा है उसको बोलते हैं टोटल फेरिफेरल रेजिस्टेंट। तो जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगी तो ब्लड फ्लो आसानी से हो सकता है, इसलिए जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। रिड्यूस टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टीपीआर में टोटल पी फॉर पेरिफेरल, आर फॉर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, एंड कॉज ग्रेटर डिक्रीज इन द डायस्टोलिक देन ए सिस्टोलिक प्रेशर। इसके कारण क्या होता है, जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो आपका ज़्यादा कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द सिस्टोलिक प्रेशर्स। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। और क्या करेगा, इट इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट को ये बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, बाई रेनिन रिलीज। रेनिन को रिलीज बढ़ा देते हैं। रेनिन कहाँ से रिलीज होता है, किडनी से रिलीज होता है, किडनी की जस्टाग्लैंडर सेल से रिलीज होता है। रेनिन का रिलीज बढ़ जाता है। रेनिन की रिलीज बढ़ने से एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन बढ़ने से एल्डोस्टेरोन क्या करते हैं, सोडियम आयन और वाटर रिटेंशन को ज़्यादा करेंगे। जब वाटर का और सोडियम का अमाउंट ब्लड में ज़्यादा बढ़ेगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। ये तो इसके हुए फार्माकोलॉजी एक्शंस। अब ईडीएमए की बात करें तो हाइड्रोलिजिन इज एब्जॉर्ब ओरली हम देते हैं, एब्जॉर्ब हो जाती है, कंप्लीटली मेटाबोलाइज इन द लीवर एंड प्लाज्मा एंड मेटाबोलाइट आर रेस्ट्रिक्टेड इन द यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चले जाते हैं।
एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एंजाना और मायोकार्डियल इन्फेक्शंस MI यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी ये प्रेसिपिटेटेड इन द पेशेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। किसी को पहले से ही कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ किसी पेशेंट को है तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ जिस पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होगी उसको अगर ये हम हाइड्रोलाइजिन देंगे तो उस चांसेस ऑफ एंजाना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ जो पेशेंट होगा उसको हम अवॉइड करेंगे, यानी उसके लिए कंट्राइंडिकेटेड होगी। रिमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक सिम्टम्स डेवलप ऑन प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ डोज अबव 100 mg पर डे। अगर इसकी डोज हम 100 mg पर डे यूज़ करें, 100 mg पर डे इसकी डोज यूज़ करें तो उससे क्या होता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे सिम्टम्स जनरेट होने लगते हैं। क्यों होते हैं? दिस इज़ मोर कॉमन इन वुमेन एंड इन स्लो एस्टाइलेटर। ये मोस्टली वुमेन्स में ज़्यादा होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि ये जो हाइड्रोलाइजिन है, हाइड्रोलाइजिन जो होती है वो आपकी मेटालाइज होती है। मेटालाइज वो एस्टाइलेटर्स के थ्रू ज़्यादा होती है, एस्टाइलेशन होता है उसमें। अब एस्टाइलेशन जो फॉर्म होती है वो आपकी एक्यूमुलेट हो जाती है कहाँ पर? जॉइंट्स पे जाकर, और जब वो बॉडी से नहीं निकल पाएगी तो एक्यूमुलेट हो जाएगी। एक्यूमुलेट होने की कंडीशंस में क्या करते हैं कि ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस यानी पेन जनरेट कर देती है। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक सिम्टम डेवलप हो जाते हैं और इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ किया है। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब इसका ये मेटाबोलाइज होती है हाइड्रोलाइजिन तो ये एस्टाइलेशन के थ्रू मेटाबोलाइज होती है, और इसकी एस्टाइलेशन जो फॉर्म होती है वो कभी कभी क्या होता है कि हमारी जॉइंट्स पे डिपोजिट हो जाती है, और डिपोजिट होने के कारण क्या आर्थराइटिस लाइक सिम्टम्स जनरेट होती हैं। ये मेजॉरिटी वुमेन्स में ऑब्जर्व होता है, और जो स्लो आइसोलेटर मतलब जो ओल्ड एज पेशेंट हैं उनमें भी एस्टाइलेशन फॉर्म होती है, ये डिपोजिट हो जाती है। जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं तो उनमें भी आर्थराइटिस लाइक सिम्टम्स हमें ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट हो गया। कंट्राइंडिकेशन की बात करें, हाइड्रोलाइजिन कंट्राइंडिकेशन ओल्ड एज पेशेंट बताया था। ओल्ड एज पेशेंट को क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि उनमें रिमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। साथ में एंड इन दोज पेशेंट विच इस्केमिक हार्ट डिसीज, जिसमें इस्केमिक हार्ट डिसीज होगी यानी कोरोनरी आर्टरी डिसीज होगी, उसको अवॉइड करेंगे क्योंकि उसको एंजाना या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यूज़ की बात करें तो यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, और साथ में यूज़ इन द मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इन द कॉम्बिनेशन विद आइसोर्बोडाइनाइट्रेट के साथ में कॉम्बिनेशन में इसे CHF के मैनेजमेंट में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ड्रग है आपकी सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, यानी कि ये वो ड्रग जो कि वेन्स को भी डायलेट करेगी, साथ में आर्टरी को डायलेट करेगी, ये दोनों डायलेट करती है। इट्स आर्टरी डायलेटर एंड वेन्स डायलेटर बोथ। ये क्या करते हैं? ये आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड जब रिलीज़ होता है इसके थ्रू क्या होता है, वेसल्स में जो स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स ऑफ आर्टरी ये वेन्स है वो डायलेट हो जाती है। कैसे होती है देखते हैं। एंडोथेलियम सेल्स या RBC स्प्लिट द नाइट्रोक्लोराइड टू जनरेट नाइट्रो ऑक्साइड्स विच रिलैक्स द मस्कुलर स्मूथ मसल्स स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाती है, एंड दिस रिजल्ट प्रोड्यूस वेसोडाइलेशन। ये क्या करते हैं? एंडोथेलियल सेल्स हो या फिर RBC क्या करती है, नाइट्रोक्लोराइड को कन्वर्ट करती है, इसका एंजाइमेटिकली वो मॉडिफाई करेगी, जिससे कि नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के जनरेट होने की वजह से क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन करेगा, मस्कुलर स्मूथ मसल्स में, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेसोडाइलेशन एक्शन प्रोड्यूस होता है, चाहे वो आर्टरी की बात करें या फिर वेन्स की बात करें। यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है, दिस इज अकर बोथ एंजाइमेटिकली नॉन एंजाइमेटिकली, दोनों तरह से होता है। एंजाइमेटिकली एंजाइम के थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकता है, या फिर नॉन कोई विदाउट एंजाइम यानी कि मेटाबोलाइज के थ्रू भी नाइट्रिक ऑक्साइड एंजाइम प्रोड्यूस हो सकता है। नॉन एंजाइमेटिक मतलब क्या है? मेटाबोलाइज हो जाए तो। द एंजाइम इन्वॉल्व आर डिफरेंट फ्रॉम दोस दैट आर प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट। जो ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट जो नाइट्रेट डायलेटर्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे एंजाइना में, तो उसके थ्रू जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसमें वो जो एंजाइम होता है वो इसमें एंजाइम डिफरेंट होता है। उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट से, वो एंजाइम डिफरेंट है, और यहाँ पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड को से जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो रही है वो एंजाइम डिफरेंट है। दोनों एंजाइम डिफरेंट होते हैं। और नॉन एंजाइमेटिकली यानी कि जब मेटाबोलाइज हो रहा है उसके थ्रू जब नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, इट कन्वर्ट द नाइट्रिक ऑक्साइड एंड CN यानी साइनाइड, तो यानी कि साइनाइड का फॉर्मेशन होता है बाई ग्लूटाथायोन से मेटाबोलाइज होगी, मेटाबोलाइज के थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड और CN अंदर साइनाइड भी जनरेट होता है। तो साइनाइड की पॉइजनिंग के भी खतरे इसमें रहते हैं, देखेंगे आगे। तो ये तो ये मैकेनिक एक्शन। फार्माकोलॉजी एक्शन बताते हैं, इट इज रैपिड विद इन सेकेंड कॉन्स्टेंट एक्टिंग वेसोडाइलेटर, बहुत जल्दी ये वेसल्स को डायलेट कर देता है।
एज ए ब्रीफ ड्यूरेशन FN 2 to 5 मिनट के अंदर करेगा, सो डैट वेस्कुलर टोन कैन बी रिड्यूस विद द रूट ऑफ IV इन्फ्यूजन। अगर किसी पेशेंट को हम IV इन्फ्यूजन के थ्रू ड्रग दे रहे हैं तो उसकी वेस्कुलर एक्शन तुरंत प्रोड्यूस करता है, उसकी आर्टरी या वेसल्स को वो 2 से 5 मिनट के अंदर डायलेट कर देगा, जिससे उसको जो ब्लड का फ्लो है वो आसानी से इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट रिलैक्स द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस वेसल्स। रेजिस्टेंस का मतलब कि जो ब्लड फ्लो हो रहा था आर्टरी के अंदर रेजिस्टेंस होगा उसको कम कर देगा। कैपेसिटेंस वेसल्स का मतलब है जो बीन्स ब्लड लेके आ रही है उनकी कैपेसिटी को बढ़ा देगा, क्योंकि वो डायलेट हो जाएंगे तो कैपेसिटेंस उसका बढ़ गया। कैपेसिटेंस इसके लिए बीन्स के लिए, कोई बीन्स क्या ब्लड को लेके आ रही है तो बीन्स की कैपेसिटी ऑफ ब्लड जो लेके आ रही है हार्ट के लिए उसकी बढ़ गई, तो कैपेसिटेंस भी बढ़ा रहा है और रेजिस्टेंस को ये कम करता है। रिलैक्स द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को उसको भी कम कर रहा है, यानी आर्टरी के अंदर कैपेसिटेंस यानी कि वेन्स को भी डायलेट करके उनकी कैपेसिटेंस को कम कर रहा है। ठीक है, अब क्या और रिड्यूस द TPR टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम करते हैं, साथ में कार्डियक आउटपुट भी ये कम कर देते हैं। डिक्रीज द वीनस रिटर्न्स, यानी कि जो वीनस में ब्लड रिटर्न होगा वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका एक्शंस। इसके अलावा इन द पेशेंट ऑफ हार्ट फेलियर वेंट्रिकुलर डायलेशंस नाइट्रोक्लोराइड इम्प्रूव द वेंट्रिकुलर फंक्शंस एंड कार्डियक आउटपुट मेनली बाई रिड्यूसिंग द ऑर्टिक रेजिस्टेंस बट आल्सो बाई लोअरिंग द आर्टरियल फॉलिंग प्रेशर पीरियड्स। जो पेशेंट हार्ट फेलियर के कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की है, वेंट्रिकुलर डायलेशन हो गया जिसमें वेंट्रिकल प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, उन पेशेंटों में नाइट्रोक्लोराइड क्या करता है, वेंट्रिकल फंक्शन को कार्डियक आउटपुट को इम्प्रूव कर देता है, कार्डियक आउटपुट को भी इम्प्रूव करेगा और वेंट्रिकुलर फंक्शन को इम्प्रूव करेगा। मतलब CHF पेशेंट में होता है ऐसा, तो CHF पेशेंट में वेंट्रिकुलर फंक्शन को भी इम्प्रूव करेगा, कार्डियक आउटपुट को भी इम्प्रूव करेगा, मेनली बाई रिड्यूसिंग ऑर्टिक रेजिस्टेंस, जो आर्टा से जो ब्लड जा रहा था उसके रेजिस्टेंस को कम करके। जब उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो ब्लड वहाँ से ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा, यानी कि आर्टा डायलेट होगी, आर्टा कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हार्ट से ब्लड कम निकलेगा, आर्टा डायलेट होगी तो हार्ट से ब्लड ज़्यादा लगेगा, तो आफ्टर लोड क्या हो गया, कम हो गया। बट आल्सो लोअरिंग द आर्टरियल फिलिंग प्रेशर, और प्री लोड भी कम कर देते हैं क्योंकि ब्लड वेस जो आर्टरी है जो वेन्स हैं वो डायलेट हो गई हैं तो ब्लड कम तेज़ी से आएगा, तो प्री लोड भी कम हो रहा है और आफ्टर लोड भी कम हो रहा है। इसके थ्रू क्या करते हैं, ये हार्ट फेलियर पेशेंट हार्ट फेलियर कंडीशन में वेंट्रिकुलर जो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है और साथ में वेंट्रिकुलर फंक्शन भी इम्प्रूव हो जाते हैं। नाइट्रोक्लोराइड हैज ए गेन पॉपुलरिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में ये नाइट्रोक्लोराइड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 50 mg एडिट कर देते हैं 500 ml ऑफ बोतल सैलाइन में, जिससे बहुत जल्दी तुरंत ही 2 से 5 मिनट के अंदर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। इन इमरजेंसी कंडीशन हाइपरटेंशन में हम नाइट्रोक्लोराइड को ही यूज़ करते हैं। ADME की बात करें, गिवन बाई IV रूट से दिया जाता है। नाइट्रोक्लोराइड इज स्प्लिट टू द रिलीज साइनाइड, मैंने बताया था साइनाइड रिलीज करता है ऑन द मेटाबोलाइज की वजह में, जिससे लेटर कन्वर्ट टू द लिवर टू द थायोसाइनाइड, जो कि लिवर में थायोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज एक्सक्रीटेड स्लोली, जो स्लोली हमारी बॉडी से आउट होता है। इफ़ द लार्ज डोज आर इन्फ्यूज मोर देन 1 to 2 days, अगर 1 से 2 दिन तक हम लार्ज डोज अगर इसकी दे रहे हैं तो एक्सेस अमाउंट ऑफ थायोसाइनाइड होता है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिससे कहाँ टॉक्सिसिटी उसकी प्रोड्यूस हो सकती है, जिससे साइकोसिस जैसी कंडीशंस डेवलप हो जाती है, ब्रेन के अंदर पहुँचेगा और ब्रेन के अंदर पहुँच के हमारी साइकोसिस जैसी कंडीशन जनरेट कर सकता है। इसलिए इसकी लार्ज डोज या कंटिन्यू डोज से अवॉइडिंग करते हैं, केवल इमरजेंसी पर्पज से यूज़ करते हैं। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट की बात करें, पेप्लाइटेशन आप समझते हैं एकदम धड़कन बढ़ जाना, महसूस फील होना कि हमारा हार्ट बहुत तेज़ी मतलब हार्ट बीट बढ़ रही है। नर्वसनेस होती है, वॉमिटिंग, एस्पिरेशंस, पेन इन एब्डोमेन, वीकनेस, डिस्टोरेशंस एंड लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस क्यों होता है, क्योंकि साइनाइड की वजह से होता है। ठीक है, ये इसके एडवर्स इफेक्ट होगा। यूज़ की बात करें, ये आपका मेनली हाइपरटेंशन में भी और CHF के मैनेजमेंट में भी यूज़ किया जाता है। तो ये हुआ आपका वेसोडायलेटर्स। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट तक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।